हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस पेपर के अंतर्गत आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन बाल विकास पेडागॉजी के और 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी के और 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश के और 3 से 4 क्वेश्चन पर्यावरण के सम्मिलित किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, सीपी का पूर्ण रूप क्या है। अर्थात इसमें आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सेरेब्रल प्रॉब्लम या फिर कंट्रोल प्रॉब्लम या फिर सेरेब्रल पाल्सी या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, तो सीपी का फुल फॉर्म क्या माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सेरेब्रल पाल्सी जो है सीपी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अगला क्वेश्चन जो है आपके सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। ठीक है, विशेष शिक्षा क्या होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरी करती है, या फिर सामान्य शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, या फिर कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है, या फिर सही तरीके से दूसरों के साथ जोड़ने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है। ठीक है, तो विशेष शिक्षा का क्या मतलब होता है। तो विशेष शिक्षा जो होती है वह सही तरीके से दूसरे के साथ जोड़ने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन तत्परता के महत्व के संदर्भ में अधिगम के परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत का महत्वपूर्ण शैक्षिक निहितार्थ होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, एक बच्चा तब सीख सकता है जब तक वह सीखने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि परियोजना विधि जो होती है निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है, और इसमें कौन सा कथन जो है गलत लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। परियोजना विधि के अंतर्गत कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं तभी तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो परियोजना में केवल मानसिक गतिविधि शामिल होती है। परियोजना वास्तविक एवं अनुभव प्रदान नहीं करती है। किसी परियोजना में की गई गतिविधियां उपयोगी होनी चाहिए। परियोजना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है इसमें। 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, 1 या 2 या फिर 3-4, 2-4 या फिर 1-3। कौन सा कथन गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गलत हो जाएगा। अर्थात एक और 2 ऑप्शन जो दिए गए हैं वह परियोजना विधि के लिए परियोजना विधि से संबंधित नहीं है। परियोजना में केवल मानसिक गतिविधि शामिल होती है, गलत है। और इसके अलावा परियोजना जो है वास्तविक अनुभव प्रदान नहीं करती है, दोनों ऑप्शन गलत हैं। बाकी चौथा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ये सही है। इसमें उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए परियोजना, एवं एक निश्चित उद्देश्य को लेकर परियोजना बनाई जानी चाहिए। परियोजना में की गई गतिविधियाँ उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है ना, इनका किसी भी लाइफ में उपयोग किया जा सके। ठीक है ना, एक उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन जो है परियोजना विधि से संबंध रखते हैं, बाकी ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से बने होते हैं क्या कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है। जब पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसे हमेशा यौगिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य से शुरू होता है एवं किस राज्य में समाप्त होता है। आपको उस राज्य के नाम बताने हैं कि हमारा जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह किस राज्य से शुरू होता है एवं किस राज्य में समाप्त होता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात हमारा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है एवं कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में जाकर ख़त्म होता है। अर्थात उत्तर भारत में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है यहाँ से शुरू हुआ वाराणसी से, और यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु और केरल का जो बॉर्डर है यहाँ पे जाकर ख़त्म होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है वाराणसी से कन्याकुमारी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि गृह कार्य का उद्देश्य क्या है।
गृह कार्य जो दिया जाता है बच्चों को करने के लिए, होमवर्क दिया जाता है, उसका मेन उद्देश्य, मेन मोटिव क्या होता है, ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, आप एक बार इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी ऑप्शन सही हैं। यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है, अर्थात इसमें बच्चों को स्वतंत्रता रहती है अपने मन से जो उनको वर्क दिया गया है उनको अपने ढंग से करें, अपने विचारों के माध्यम से, ठीक है। और यह माता पिता एवं शिक्षकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसमें माता पिता की भी रोल अहम भूमिका होती है एवं शिक्षकों की भी अहम भूमिका होती है, जिससे माता पिता और शिक्षकों के बीच में लगाव बनता है, ठीक है ना, और एक दूसरे से संबंध बनते हैं। इससे बच्चों के अवकाश के समय का उपयोग होता है। बच्चों को जो अवकाश दिया जाता है, घर में जो बच्चे आते हैं स्कूल से पढ़ने के बाद, उनके पास जो शेष टाइम बचता है उसमें बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, अन्यथा बच्चा इस समय को बेवजह के कामों में बर्बाद कर देगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंग अभावहीन बच्चे, अर्थात जिन बच्चों के अंग नहीं होते, जैसे अपंग माने जाते हैं, जैसे किसी के एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं, किसी के एक आँख नहीं है, किसी के एक कान नहीं है, तो जो अपंग बच्चे होते हैं, अंगहीन बच्चे होते हैं, किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत उनको रखा जाता है। भावनात्मक रूप से असाधारण होते हैं, या फिर शारीरिक रूप से असाधारण होते हैं, या फिर शैक्षिक रूप से असाधारण होते हैं, या फिर नैतिक रूप से असाधारण होते हैं। अंगहीन अभावहीन बच्चे कैसे माने जाते हैं, किस श्रेणी में रखा जाता है, उनको जो है वह शारीरिक रूप से असाधारण बच्चों की श्रेणी में उनको रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है इसमें कि एक संख्या लिखी गई है, इसमें 3 का स्थानीय मान एवं अंकीय मान के बीच में आपको अंतर बताना है, ठीक है ना। स्थानीय मान और अंकित मान के बीच में डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, कोई भी अंक जो है जिस स्थान पे लिखा गया है उसके पहले जितने भी संख्याएं होती हैं उस जगह पे 0 लगा दिया जाता है। 3 कौन से स्थान पर है, 3, और उसके बाद कितने अंक हैं, 4 अंक लिखे गए तो 4 0 लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अंकित मान क्या होता है, अंकित मान किसी भी अंक का अंकित मान निकालना हो, चाहे किसी भी पोजीशन पर रखा हो, उसका अंकित मान वही माना जाता है। तो अंकित 3 का अंकित मान 3 ही हो गया। इन दोनों के बीच में अंतर निकालना, तो अंतर यहाँ पे मतलब माइनस कर देना है, तो माइनस निकाल दीजिए आप, कितना हो गया 29,997, ठीक है ना। तो ये इसका डिफरेंस आ गया, यही आपसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अभी इसमें इंग्लिश पेडागॉजी के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है ना। तो आंसर आपको करना है जो सबसे उचित ऑप्शन आपको लगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि रोल प्ले शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज रोल प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। तो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक, इट इनेबल स्टूडेंट टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक, इट इनेबल्स स्टूडेंट टू मेमोराइज द स्टोरी, इट इनेबल्स गर्ल्स एंड बॉयज टू इंटरेक्ट फ्रीली, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट्स इनेबल स्टूडेंट टू एंगेज मीनिंगफुल टॉक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला लिखा हुआ है पीयर सपोर्ट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एज इट, पीयर सपोर्ट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एज इट इज। तो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं कि सपोर्ट्स मोर ऑफ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, improvise pupils interaction in the process of educating one another, it help strengthening school administration, improve student parent relationship, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्रोवाइज पीपल्स इंटरेक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग वंस अनदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग ए लैंग्वेज बिगन्स विथ, इफेक्टिव लेसन जो होता है उसमें टीचिंग ए लैंग्वेज बिगन्स विथ कहाँ से स्टार्ट मानी जाती है, लिसनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन्स, प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन्स, या फिर पार्टिकुलेशन एंड मोटिवेटिंग थ्रू फंस एक्टिविटीज एंड राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है लिसनिंग द
लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है। दिग्गज जो शब्द दिया गया है उसमें कौन सी संधि है आपको बताना है। तो दिग्गज शब्द में जो है व्यंजन संधि होती है। अब इसका संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे। दिक् धन गज बराबर क्या होता है, दिग्गज, ठीक है ना। दिक् का के नीचे आप रकार जरूर लगाइएगा, तभी आपका जो है संधि विच्छेद सही माना जाएगा। कुछ पेपर में आपके क्वेश्चन कैसे बना दिए जाते हैं, दिक् धन गज बराबर, इसको मिलाकर कौन सा एक सही शब्द बनेगा। तो इस तरह करके इनडायरेक्ट वे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपको याद रखना है, दिग्गज का संधि विच्छेद दिक् धन गज हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि लालटेन शब्द है, लालटेन कैसा शब्द है, किस श्रेणी के अंतर्गत इसको रखा गया है, ये आपको बताना है कि संकर या फिर तद्भव, देशज या फिर विदेशज, किसके अंतर्गत रखा गया है इसको। इसको जो है वह विदेशज के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात ये विदेशी भाषा से आया हुआ शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसको आप लोगों ने अपने बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज किया होगा, ठीक है, और सुना भी होगा। दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। दूध और पानी को अलग करना, अन्याय नहीं करना, या फिर निरपेक्ष न्याय करना, या फिर दूध में पानी मिलाना, इसका सही मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। तो इसका जो सही अर्थ होता है वह निरपेक्ष न्याय करना, अर्थात किसी के पक्ष में नहीं, एकदम उचित डिसीजन देना, जो डिसीजन सही हो, किसी भी के पक्ष में ना हो, दोनों पक्षों की अच्छे से सुनवाई करने के बाद एक रिजल्ट तक पहुंचना, और उसके एवं उसका सही कंक्लूजन निकालने के बाद एक पक्ष को विजयी घोषित करना, या फिर एक रिजल्ट को डिक्लेयर करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।